हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरएलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आरएलसी सर्किट क्या होता है। इसके अलावा हम उसका डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम, उसमें फेजर डायग्राम देखेंगे, इम्पीडेंस देखेंगे, इसमें करंट क्या होता है ये देखेंगे, फेज एंगल, पावर फैक्टर तथा हम पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम आरएलसी सर्किट की बात करें तो आरएलसी सर्किट क्या होता है। आरएलसी सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर होता है इसको हम दो तरीके से किसी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में या तो पैरेलल में। इस बेसिस पे जो आरएलसी सर्किट होता है दो तरीके से होता है, एक सीरीज़ आरएल सर्किट और दूसरा पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो आज हम लोग सीरीज़ आरएलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देख के रखा है जिसमें कि हमने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगा के रखा है। इसके साथ हमने यहाँ पे एक V = Vm sin ओमेगा t दिया है। यहाँ पे वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो जैसे कि जब हम यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसके एक्रॉस में एक करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि सीरीज में लगा तो इसके कारण क्या होगा, इनके एक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो R के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम VR कहेंगे, जो L के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम VL कहेंगे, और जो C के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम VC कहेंगे। तो जैसे V हमारा क्या है, V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, जबकि अगर VR की बात करें तो VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा IR। इसी के साथ में अगर हम VL की बात करें तो VL क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा IXL। और जैसे अगर हम XL की बात करें तो XL बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ओमेगा L। और इसी के साथ में अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू हमारी होती है 2πf। तो ये हम क्या करेंगे, जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसी के साथ में अगर हम VC की बात करें तो VC क्या हमारा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा हमारा IXC। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/ωc। इसके बाद हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। ठीक है, तो जैसा कि हम रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे अगर वोल्टेज हम V = Vm sin ओमेगा t अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा Im sin ओमेगा t। क्योंकि हमें पता है कि जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में हमारा करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। तो इस हिसाब से इसका जो फेजर डायग्राम बनता है वो हमारा VR और I एक ही इस पे आता है। ठीक है, जबकि अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में अगर V = हम Vm sin ओमेगा t पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो I होता है ये क्या आता है हमारा Im sin ओमेगा t माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो करंट होता है ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, किसमें, हमारा इंडक्टर में। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनता है, अगर मान के चलिए करंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा VL होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री आगे चलेगा। इसी के साथ में अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो जैसे कैपेसिटर में अगर V = हम Vm sin ओमेगा t देते हैं तो हमारा I = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Im sin ओमेगा t प्लस में 90 डिग्री। कैपेसिटर में इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ है तो ये इससे 90 डिग्री आगे और यहाँ पे करंट हमारे से 90 डिग्री पीछे। तो अगर हम क्या करें, इन तीनों को एक साथ में कंबाइन कर दें। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे दिख रहा है हमें I वाला हमारा इस वाले इस पे, तो अगर हम I को यहाँ पे प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम तीनों को मिला दें तो हमारा क्या होगा, ये VR कहाँ आएगा, VR हमारा यहाँ जाएगा, और VL हमारा कहाँ आएगा, VL हमारा यहाँ जाएगा, और जो हमारा VC है हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आरएलसी सर्किट का फेजर डायग्राम है। तो जैसे कि हमारा फेजर डायग्राम है तो इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हमारा VL ज़्यादा होगा हमारा VC से, ठीक है, अगर हम क्या कर दें, VL को ज़्यादा कर दें, ठीक है, और VC को कम रखें, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वोल्टेज है ये करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इसी की जगह अगर हम क्या करें, VC को देखिए यहाँ पे क्या है हमारा,
ये लीड कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इसके कंपैरिजन में एंगल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम क्या कर दें, VC को ज़्यादा कर दें, ठीक है, VC को VL से ज़्यादा कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा VL की वैल्यू कम होगी और जो करंट होगा, ठीक है, करंट क्या करेगा, यहाँ पे VC से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे फाई एंगल से करंट हमारा लीड करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज होगा ये करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे करंट की इक्वेशन निकालूँ तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, I = IM sin ओमेगा टी। और हमने यहाँ पे देखा कि जो करंट क्या है, ये हमारा लेग कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो ये हमारा माइनस का फाई होगा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे हमारा करंट क्या कर रहा है, करंट हमारा लीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल इसका फेजर डायग्राम, या तो हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ये पूरी तरीके से हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड करती है कि उनकी वैल्यू क्या है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस हिसाब से यहाँ पे करंट और वोल्टेज भी वेरी करेगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन अगर हम देखें तो हम क्या करें, अगर VL = हम VC कर दें, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा VR और I जो दोनों होंगे ये क्या होंगे, एक ही फेज़ में होंगे। मतलब यहाँ पे करंट की इक्वेशन की बात करूँ तो I क्या होगा, I = IM sin ओमेगा टी होगा, मतलब दोनों सेम फेज़ में रहेंगे। इसके बाद हम लोग इम्पीडेंस देखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज ट्रायंगल होता है उसको देखेंगे। वोल्टेज, इसके लिए वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे तो जैसे ही हमारा नीचे की ओर है तो हम क्या करेंगे, इसको अगर ऊपर ले, तो अगर हम साथ में लें इसको, तो जैसे हमारा VL ऊपर है, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ के नीचे है, ये वाले नीचे वाले पोर्शन नीचे एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं VL - VC, और यहाँ पे हमारा क्या है, VR है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, तो ये वाले एक्सिस में हमारा क्या है, VL - VC, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से फाई एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल गया, तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, ये हमारा VR है और ये हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमारा हाइपोटेनस है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर मतलब हमारा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमारा बेस का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं VL - VC का होल स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V = क्या हो जाएगा, रूट में। अगर हम इसको आगे पीछे कर ले तो क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस में VL - VC का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, VL = IXL और VC = हमारा IXC हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, VR की वैल्यू हमारी क्या थी, VR की वैल्यू थी हमारी IR इसका होल स्क्वायर प्लस ये था हमारा IXL - IXC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो V = क्या हो गया, रूट में यहाँ पे हमने I इसको ऐसे लिख लिया, IR स्क्वायर, यहाँ से भी हमने क्या किया, दोनों में से I स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, XL - XC का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, I स्क्वायर बाहर निकाला, तो I स्क्वायर जब दोनों में कॉमन है बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा VI रूट में R स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। I को इसके नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V/I = रूट में R स्क्वायर प्लस में XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक है। V/I हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा Z, तो Z = हमारा क्या हो जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो इम्पीडेंस होता है, इसका एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, Z = एक ही हो गया। इसी के साथ में अगर हम क्या करें, ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा L, और ये अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें XL और XC की, तो एक और इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा Z = रूट में R स्क्वायर ओमेगा L - 1/ओमेगा C, ठीक है।
एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, और इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में r² प्लस में ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ एल हो जाएगा -1 अपॉन में यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारे पास वैल्यू दे के रखेगी तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फेज एंगल तथा पावर फैक्टर देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल को देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल में यहाँ पे हमारा रिएक्टेंस दे के रखा है XL - XC, यहाँ पे हम इम्पीडेंस दे के रखा है, यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस दे के रखा है। ठीक है, तो अगर हम फेज एंगल की बात करें, ठीक है, फेज एंगल की बात करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे tan फाई लगाएंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने देके रखा है XL माइनस में XC अपॉन में R। तो यहाँ से अगर आप फाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से फाई निकालते हैं तो ये क्या होगा, tan इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस में XC बाय R हो जाएगा। ये क्या है, हमारा फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से अगर हम cos फाई की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये होता हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारा R और हाइपोटेनियस कितना देखे रखा है Z। तो जो cos फाई होता है यही हमारा क्या होता है, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। ठीक है, पावर फैक्टर बराबर होता है हमारा cos फाई, जिसकी वैल्यू होती है हमारी R अपॉन में Z। और इसी के साथ में अगर हम साइन फाई निकालें तो साइन फाई हमारा क्या हो जाएगा, साइन फाई हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारा XL माइनस में XC बाय Z। इसके बाद हम लोग पावर निकालेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है हमारा V मल्टीप्लाई I। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, V इक्वल टू क्या था हमारा VM साइन ओमेगा टी। जबकि अगर हम I की बात करें तो I हमारा क्या आया, I भी हमारा यहाँ पे दो कंडीशन में चल रहा था कि कभी जब हमारा इंडक्टेंस ज़्यादा था तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू कुछ और आ रही थी करंट की, और जब हमारा कैपेसिटेंस ज़्यादा था तो उस कंडीशन में वहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ और आ रही थी। तो इस कंडीशन में हमारा अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा। और यहाँ पे क्या होता है, कभी हमारा फाई ज़्यादा आ रहा था और कभी फाई हमारा कम आ रहा था। ये डिपेंड कर रहा था इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे। तो इस तरीके से हम इसको इस पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें P इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, VM और IM हमारे कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम अलग ले लेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन A साइन B। ठीक है, ये बराबर हमारा होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल अगर हम इसको एक बार देखें तो हमारा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई के टर्म में देखें तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इसके बाद हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, VM IM बाय 2, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस माइनस 5, फिर माइनस cos A प्लस B। तो cos A की वैल्यू कितनी है, ये हमारा ओमेगा टी, और प्लस B की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल दें, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल दें तो जैसे इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस वाला होगा ये मतलब माइनस का मल्टीप्लाई पूरे इसमें हो जाएगा। तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, इसी के साथ में ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओमेगा टी प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और ये ओमेगा टी कितना हो गया, 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, VM IM बाय 2, और ये हो जाएगा कॉस माइनस का माइनस या प्लस का 5 और माइनस का कॉस ओमेगा टी कितना हो गया, 2 ओमेगा टी प्लस माइनस ये हो गया हमारा
फाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉस फाई होता है ये भी हमारा कॉस फाई ही होता है। इसके अलावा जो कॉस माइनस फाई मतलब कॉस माइनस थीटा भी हमारा क्या होता है, ये कॉस थीटा ही या कॉस फाई ही होता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में हमारा कॉस फाई ही होगा। तो इसको हम कर सकते हैं Vm Im/2 और ये हो जाएगा हमारा सिंपल कॉस फाई माइनस का ये हो जाएगा हमारा कॉस 2ωt और प्लस माइनस फाई। तो जैसे कि अगर हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा हमारा Vm Im/2 कॉस फाई माइनस Vm Im/2 कॉस 2ωt और प्लस माइनस का फाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये फाई है, ये फाई का एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट एंगल होगा, जबकि ओमेगा टी हमारा क्या रहेगा, एक पूरा साइकिल, दो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी पावर है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम एवरेज पावर निकालें, ठीक है, तो अगर हम एवरेज पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर के टर्म में जैसे मान के चलिए हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मान के चलिए इसका जो एवरेज निकलता है ये +5 निकलता है और इसका जो एवरेज निकलता है -5 निकलता है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे एक कंप्लीट साइकिल का निकालेंगे, मतलब पॉजिटिव साइकिल का प्लस वैल्यू आ गई और इसकी नेगेटिव आ गई। अब अगर हम क्या करें, दोनों का मिला के कंप्लीट एवरेज वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, +5 -5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब एक कंप्लीट साइकिल का आप अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 0। मतलब जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर हमारा क्या होगा, Vm/Im डिवाइडेड बाय 2 और cos फाई हो जाएगा, ठीक है, cos फाई हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, एवरेज पावर होगी। इसके बाद अगर हम और पावर को देखें तो यहाँ पे हम एक पावर ट्रायंगल के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा P, मतलब एक यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा हमारा S, ठीक है। तो जैसे अगर हम P की बात करें तो P हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा अपेरेंट पावर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपेरेंट पावर की बात करें तो ये बराबर होता हमारा VI, जिसकी यूनिट होती है हमारी वॉट, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम S की बात करें तो S हमारा क्या होता है, ये होता हमारा एक्टिव पावर, ठीक है। तो सिंपल अगर हम एक्टिव पावर की बात करें, जैसे हम इसको देखें पावर को, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो पावर 2 डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और एक हमारा ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो और कितने एंगल से बढ़ रहा है, हमारा 5 एंगल से। तो इस तरीके से इसके 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, जैसे हमारा P = क्या है, VI, तो एक कंपोनेंट होगा हमारा VI और फाई के रिस्पेक्ट में हमारा cos फाई, और जो वर्टिकल वाला होगा वो क्या होगा, हमारा VI sin फाई। तो इस तरीके से अगर हम S को देखें, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, VI cos फाई, ठीक है, जो कि हमारा होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब क्या होता है, जो किसी सर्किट द्वारा एक्चुअल में पावर यूज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है हमारी वॉट एम्पियर। और इसी के साथ में अगर हम Q की बात करें तो Q हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर, ठीक है, जो कि सर्किट में एक्चुअल में हमारी जो पावर वेस्ट हो जाती है, ठीक है, ये हमारी वो पावर होती है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी VI sin फाई, Q बराबर होगा हमारा VI sin फाई। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारी वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव, जिसको शॉर्टकट में हम VAR भी कहते हैं, ठीक है।